हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम कर रहे हैं इंटर की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसके हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है तथा गुरुत्वाकर्षण और वैद्युत बल में अंतर समझा, और साथ साथ में वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी निकाला। तो इस वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत बल रेखाएँ। तो चलो इसे समझते हैं। वैद्युत बल रेखाएँ। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र तथा पृथक आवेश गति करता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि काल्पनिक वक्र है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं को तो हम देख तो सकते नहीं हैं, लेकिन इनका अनुभव करते हैं। तो यदि किसी आवेश किसी स्थान पर स्थित है, उसके आसपास हम यदि कोई एक काल्पनिक वक्र खींच दें जहाँ पर एक स्वतंत्र आवेश गति करता हो, तो उस आवेश की गति करने की सीमा को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं वैद्युत बल रेखाओं को। हमने कहा कि यहाँ पे कोई एक आवेश है, मान लेते हैं कि वो धनावेश है। तो धनावेश जो आवेश गति करता है वो भी धनावेश होता है, क्योंकि इस पर लिखा गया है कि जिस पर एक स्वतंत्र तथा पृथक धनावेश गति करता है। तो यदि हम धनावेश ले रहे हैं और जो गति करने वाला एक स्वतंत्र पृथक आवेश है वो भी धनावेश है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। मतलब ये आवेश जो होगा, हमने कहा कोई यहाँ पे आवेश स्थित है, ये भी धनावेश है, जो इस पे बल कार्य करेगा वो कार्य करेगा प्रतिकर्षण बल। मतलब ये आवेश इसको दूर ढकेलना चाहेगा। इसी प्रकार इस साइड में भी अगर कोई आवेश ले लिया जाए वो भी धनावेश होगा, वो भी लगने वाली उसकी बल की दिशा नीचे की ओर होगी। यहाँ पर भी अगर कोई आवेश है तो उसके भी लगने वाले बल की दिशा नीचे की ओर होगी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश गति करता है। और साथ साथ में इसके एक पॉइंट है कि हमेशा जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो धन आवेश पे उसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आवेश गति करेगा वो भी धनावेश होगा, और जो धनावेश हम ले रहे हैं इस कारण से इस पे लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, जिसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो प्लस से निकल करके बाहर की ओर जाएंगी। यानी कि धनावेश ऋण से वैद्युत बल निकलेंगी और इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर जाएंगी। अगर इसी प्रकार से कोई हम ऋणावेश ले लेते हैं, कोई अगला हम जड़ आवेश ले लेते हैं। अब जड़ आवेश लेंगे तो जो इस पे गति करने वाला है वो धन आवेश है। तो अगर यदि मान लेते हैं कि इसके बराबर यहाँ पे धन आवेश उपस्थित है जो इस वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये जड़ है और ये धन है, और इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो आकर्षण बल होगा। तो इस वजह से इस जो ये बल लगाएगा इस पर, उसकी बल की दिशा इसके अंदर की ओर होगी, यानी कि धन आवेश के अंदर की ओर होगी। यहाँ से भी देखें ये भी ऋण आवेश है तो इसकी ओर भी बल लगने वाली बल की दिशा वो अंदर की ओर होगी। सेम पोजीशन ऊपर भी कर लेते हैं तब भी ये। तो जो धन आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तथा ऋण आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो धन आवेश से निकलेंगी और ऋण आवेश में प्रवेश करेंगी। ठीक है, यदि इसी पे एक बात और समझें कि कहते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच दें तो वो स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। हमने कहा मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे एक आवेश है धन है, ठीक, और यहाँ पे एक स्थिर आवेश जड़। अब हमें पता चल चुका है कि जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, धन से निकलती हैं। कहाँ प्रवेश करती हैं, ऋण में प्रवेश करती हैं। धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश में प्रवेश करेंगे। इसी तरह से इधर से भी जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से अंदर आएंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे। यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे। यदि इस जो ये वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है, किसी भी वैद्युत बल रेखा पर
यदि किसी बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, हमने कहा चलो ये एक बिंदु ले लेते हैं और इस पर एक हम स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, तो ये उस टाइम के वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाओं के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिसके क्षेत्र में एक पृथक और स्वतंत्र धनावेश गति करता है। इस कारण से वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर निकलती हैं और ऋण आवेश से अंदर प्रवेश होती हैं, क्योंकि जो आवेश गति कर रहा है, एक धनावेश गति कर रहा है, और अगर ऋण के सापेक्ष देखा जाए तो वो अंदर की ओर होगी, क्योंकि उनके मध्य में लगने वाला बल आकर्षण होगा, और अगर धन के सापेक्ष देखा जाए तो जो गति कर रहा है धनावेश वो भी धनावेश है और ये भी, तो इनके मध्य लगने वाले बल प्रतिकर्षण होगा, जिस वजह से ये बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेगी। और साथ साथ में ये भी पढ़े कि यदि वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें तो वह स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसका किसी वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहली विशेषता है कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन से बाहर की ओर निकलती हैं, यानी कि जो धनावेश होगा उससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। तो सबसे पहली विशेषता इसकी ये हो गई। और दूसरी विशेषता की बात करें तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, यानी कि इसकी जो दिशा होती है वो अंदर की ओर। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को परिच्छेदित नहीं करती हैं या कभी काटती नहीं हैं, या ये भी कह सकते हैं कि कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। जैसे कि सपोज दैट हमने मान लिया कि ये एक वैद्युत बल रेखा है और एक ये दूसरी वैद्युत बल रेखा है। अब देखिए ये इनका कटान बिंदु है। अब इस कटान बिंदु को यदि दोनों स्पर्श बल रेखाओं पर इस कटान बिंदु को हम यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींच दें, देखिए यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं, इस बिंदु से स्पर्श करती हुई एक रेखा खींच देते हैं, ये भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। साथ साथ में अगर इस पे खींच देते हैं तो ये भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब चूंकि ये एक सदिश राशि है, इस वजह से इसकी कभी दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं, चूंकि ये संभव नहीं है। कभी भी एक ही वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं नहीं हो सकती एक ही स्थान पर। इस कटान बिंदु पर अगर ये कभी काटती वास्तव में तो इनकी दो दिशाएं भी संभव होती, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि दो दिशाएं कभी संभव हो। इस कारण से कहा जाता है कि ये कभी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, ये परिच्छेदित नहीं करेंगे। अगला चौथे पॉइंट की बात करें, यदि दो धनावेश हैं तो वैद्युत बल रेखाएं चाहेंगी कि ये दूर की ओर भागे। यदि धनावेश है तो ये वैद्युत बल रेखाएं चाहेंगी कि दूर की ओर भागे। और पांचवा पॉइंट है, यदि एक ऋण है और एक धन है तो ये चाहेंगी कि इनकी जो दूरी है वो कम से कम हो जाए। ठीक है, इसको हम यहाँ से और अच्छे से समझ लेते हैं। ये धनावेश है और ये ऋण आवेश है। अब इससे निकलने वाली जो रेखा है यहाँ से निकल रही है, एक और बना लेते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं का यह गुण होता है कि दो आपस में अगर दो वैद्युत बल रेखाएं पास से गुजर रही हैं तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, मतलब धक्का मारती हैं। ये वाली जो नीचे वाली हमारी वैद्युत बल रेखा है ये चाहेगी कि ऊपर वाली वैद्युत बल रेखा और ऊपर खिसक जाए, और जो ऊपर वाली वैद्युत बल रेखा है वो चाहेगी कि नीचे वाली और नीचे चली जाए। यानी कि ये इनकी विशेषताएं होती हैं कि ये एक दूसरे को धकेलती रहती हैं कि दूर दूर को स्थित हो पाए। यही कारण है इनका कि कभी ये एक दूसरे को परिच्छेदित भी नहीं करती हैं, क्योंकि ये पास में आने पर एक दूसरे को दूर धक्का मार देती हैं। और इसका कारण एक और भी है कि ये धक्का क्यों मारती हैं, क्योंकि ये दोनों को दोनों धन आवेश से निकलती हैं, और धन आवेश के निकलने के कारण दोनों पे प्लस चार्ज होता है, और प्लस चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे की प्रतिकर्षित करेंगे।
इस अध्याय में नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले समझते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कहती है कि यदि दो समान परिमाण के आवेश तथा विपरीत तथा समान परिमाण के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके लिए चलो समझते हैं। ये एक क्यों आवेश है, इससे कुछ अल्प दूरी पर एक और आवेश उपस्थित है, वो ये धनावेश है, वो ऋणावेश है तथा इनके बीच की जो दूरी है वो 2l है। तो इस व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? वैद्युत। एक बार फिर से इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि यदि दो विपरीत तथा समान परिमाण के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये दूरी जितनी कम से कम हो उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं तथा वैद्युत द्विध्रुव को स्मॉल p से निरूपित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को स्मॉल p से निरूपित करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है वो 2l क्यों। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि एक आवेश का इस लंबाई के साथ गुणा करा दिया जाए तो हमें वैद्युत द्विध्रुव प्राप्त हो जाता है। इस तरह से एक और परिभाषा इसकी हम निकाल सकते हैं कि आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। साथ साथ में अब इसको हम अगर व्यवस्थित रूप से लिख लें तो 2ql हो जाएगा। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक भी निकाल लेते हैं। तो जैसे कि पता है कि क्यों ये आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम तथा l लंबाई है, इसका मात्रक मीटर। अब अगर इसकी हम वीमा की बात करें, वीमा निकालना चाहें तो पता है कि 2ql = कूलाम मीटर। तो हम जानते हैं कि कूलाम की हमने वीमा पहले ही ज्ञात की थी, जो होती है AT तथा जो हमारा लंबाई का मात्रक मीटर है इसकी वीमा L होती है। अगर इसको हम व्यवस्थित लिख लें तो LTA ये इसकी वीमा हो जाएगी। तो वैद्युत द्विध्रुव को आप एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि दो विपरीत आवेश तथा समान परिमाण के अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। अब वैद्युत द्विध्रुव तो हमने पढ़ लिया है, तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। ये अल्प दूरी पर स्थित है, इनके बीच की जो दूरी है वो 2l है। ठीक है, अब किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मानते हैं इसी को आगे बढ़ाते हैं। आपने पढ़ा होगा यदि इन्हें दो बिंदुओं की, ये जो दो बिंदु आवेश हैं, इन्हें दो बिंदुओं के आवेश से केंद्र के मिलाने वाली रेखा को उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, मतलब इस साइड थोड़ा आगे बढ़ा लें और इस साइड बढ़ा लें, तो ये कहलाती है अक्ष। यदि केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये कहलाती है अक्ष। तो इस यानी कि इस अक्ष पर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि यहाँ एक बिंदु है P, इसको आप नामकरण कर देते हैं। मानते हैं कि A है और ये है B। ठीक है, तो अब इस P बिंदु पर हमें कल्पना करनी है कि कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है। माना P बिंदु पर
कोई परीक्षण आवेश क्यों जीरो स्थित है। हमने कहा इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश क्यों जीरो स्थित है। हमें इस परीक्षण आवेश क्यों जीरो की सिर्फ मन में कल्पना करनी है, ये वास्तव में नहीं रखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हमें मानना है कि यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश क्यों जीरो स्थित है। तो अब जो इस पे बल लगेगा, मान लेते हैं कि पहले क्यों प्लस क्यों आवेश के कारण जो बल लगेगा, अब देखिए ये भी परीक्षण आवेश प्लस क्यों है, प्लस है और ये भी है, तो दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। और प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण होता है कि वो अपने ही आवेश यानी कि अपने समान आवेश को दूर ढकेलने का प्रयास करता है, यानी कि जो इस बल की दिशा होगी वो B से P की ओर होगी। मतलब ये जो बल लगेगा और ये B से लग रहा है, तो इस वजह से इसे हम B से निरूपित कर रहे हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो जो बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है, तो इसे हम EB से B प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम इस B बिंदु के कारण, इस प्लस क्यों आवेश के कारण लगने वाला बल, जो P बिंदु पर बल लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसको ज्ञात करना चाहते हैं, उसकी तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो हमें पता है कि लिख लेंगे P पर प्लस क्यों आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो P पर प्लस क्यों आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, जिसे हम EB से निरूपित कर रहे हैं। तो फार्मूला तो हमें पहले से ही पता है, EB = 1/4 पाई एप्सिलॉन, साथ में आ जाएगा क्यों अपान। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी याद करनी है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई मध्य बिंदु है O, तो जो मध्य बिंदु है तो जो और इस पूरे की लंबाई 2L है, यहाँ से A से B तक की जो लंबाई है वो 2L है, तथा इनके स्थित एक बिंदु है O। अब जब मध्य में स्थित है तो जो इधर की लंबाई बचेगी वो हो जाएगी L, और जो इधर वाली लंबाई होगी ये भी हो जाएगी L। और हम कहते हैं कि जो हमारा यहाँ से लेकर के P बिंदु तक दूरी है ये है R। ये भी माना कि जो O बिंदु से P तक की दूरी है वो है स्मॉल r, ठीक। तो हमें तो दूरी चाहिए PB की, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं कि P², लेकिन अब इसको हमें इस दूरी के रूप में कन्वर्ट करना है, तो आगे सॉल्व करते हैं। EB = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों। अब साथ में अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरी लंबाई है R और इतनी वाली लंबाई है L, और हमें चाहिए ये लंबाई, तो हमें क्या करना होगा कि यदि इस पूरी लंबाई यानी कि जो R है उसमें से L को घटा दिया जाए, जो R है उसमें से L को घटा दिया जाए तो हमें इतनी दूरी पता चल जाएगी। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो R माइनस L होगी, क्या होगी R माइनस L होगी। ये दूरी हमें पता चल गई। अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे R माइनस L का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो हो गया बिंदु मतलब प्लस क्यों आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब ये तो इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। अब चूंकि ये जो आवेश एक और है माइनस क्यों, ये भी कुछ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उस P बिंदु पर, तो उसकी हम ज्ञात करते हैं। साथ साथ में अगर इसे EB की दिशा लिखना चाहें तो EB की जो दिशा होगी वो होगी B से P की ओर, जो इस क्यों इस वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो B से P की ओर होगी, जो प्लस क्यों आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न हो रहा है। अब अगला देखते हैं कि इस माइनस
क्यों आवेश के कारण भी कुछ वैद्युत क्षेत्र P बिंदु पर उपस्थित होगा। अब देखिए ये जो आवेश है ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, और जो यहाँ P बिंदु पर उपस्थित है जिसकी हमने कल्पना करी है वो प्लस क्यू यानी क्यू जीरो है, वो एक धनावेश है। तो देखिए इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। इस कारण इसकी जो दिशा होगी वो P से B की ओर होगी, इसकी दिशा P से B की ओर होगी, ठीक है। इसकी जो दिशा इधर की ओर है, तो इसको हम निरूपित कर देते हैं E A से, क्योंकि ये किसके द्वारा लग रहा है, बिंदु A पर रखे ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इसकी दिशा इधर की ओर है। अब लिख देखते हैं P बिंदु पर, P पर माइनस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। आप क्या देख रहे हैं कि जो P बिंदु है उस पर माइनस क्यू आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और साथ साथ में इसको हम लिख रहे हैं EA से। अब फार्मूला तो वही रहेगा हमारा, EA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 साथ में Q अपान, अब देखिए यहाँ से A से T तक की दूरी है तो A P का स्क्वायर। साथ साथ में इसकी दिशा लिखना चाहें तो जो दिशा होगी इसकी वो दिशा होगी P से A की, P से A की ओर। कहने का तात्पर्य यह है जो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा P से A की ओर होगी, मतलब अंदर की ओर लाना चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखिए AP तो निकल आया, लेकिन हमें चाहिए ये एडजस्ट दूरी। अब देखिए आप यहाँ तक की जो दूरी है वो R है और इतनी बची हुई दूरी है L, तो यदि इन दोनों लंबाइयों को जोड़ दिया जाए तो हमें P से A तक की दूरी को पता चल जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी R प्लस L, क्योंकि इतनी लंबाई R है और इतनी बची हुई लंबाई L है, इन दोनों को जोड़ देने पर हमें कुल लंबाई का ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं EA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू साथ में R प्लस L का होल, दिशा वही रहेगी ऐसे P की, ठीक। तो आप देखिए कि B बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था उसका मान भी हमने निकाल लिया। बिंदु A पर रखे माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर उपस्थित हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था, उसका भी मान हमने निकाल लिया। लेकिन हमें यहाँ पे बिंदु P पर उत्पन्न दोनों आवेशों के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये निकालना है। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, हमें मान तो चाहिए बिंदु P पर परिमाणिक वैद्युत क्षेत्र यानी कि दोनों के द्वारा कितना बल लग रहा है इसका मान चाहिए। अब देखिए कि परिमाण तो दोनों आवेश के समान है, जितना आवेश क्यों पर उपस्थित है उतना ही आवेश माइनस क्यों पर भी उपस्थित है। लेकिन आप यहाँ पे एक बात समझिए कि जो इस P बिंदु की दूरी इस प्लस क्यों आवेश से है वो कम है यदि तुलना करें P बिंदु पर माइनस क्यों आवेश से, मतलब इसकी जो दूरी है वो कम है इसके बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि जब दूरी कम है, क्योंकि ये दूरी के साथ भी व्युत्क्रमापाती का संबंध रखता है, तो प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर जो क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान माइनस क्यों आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र से कम होगा। तो इसका मतलब कि यदि, और ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों के विपरीत मान होंगे। तो यदि हम परिमाणिक वैद्युत क्षेत्र हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि इस माइनस प्लस क्यों आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसमें से इस माइनस बिंदु के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको घटा देना।
तो इस प्लस के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, EB माइनस EA। अब देखिए EB का मान भी पता है हमें और EA का मान भी पता है। यदि EB के मान से EA को घटा दिया जाए तो हमें जो है P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा। तो घटा लेते हैं E इक्वल टू, अब देखिए EB का जो मान है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों, और साथ में है R माइनस L का होल स्क्वायर। अब लगा लेते हैं साथ में माइनस। अब देखिए जो EA का मान है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और है क्यों, और है R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पता चल गया हमें। अब देखिए इसमें 1/4 पाई इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है, साथ में क्यों भी है यहाँ पे और यहाँ पे भी क्यों है। तो हम इतने पार्ट को कॉमन ले लेते हैं, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इस क्यों को जब बाहर निकालेंगे तो इसके 1 के साथ गुणा होगी तो ये हो जाएगा क्यों, यानी कि क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इतना हमने बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचता है 1/r L स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर, इतना मान अंदर बच गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो इसका कैंची गुणा होगा, मतलब दोनों को समान है, हाथ तो समान है नहीं, एक में प्लस का चिन्ह है एक में माइनस का चिन्ह है, तो इसका कैंची गुणा करना पड़ेगा कि इस R प्लस L के होल स्क्वायर का इधर गुणा करेंगे और R माइनस L के होल स्क्वायर का इधर गुणा करेंगे। तो कर देते हैं क्यों 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। साथ ही में नीचे में दोनों को एक साथ में लिख लेंगे कि R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए इनमें लगा देते हैं फार्मूले। तो एक फार्मूला होता है कि A प्लस B का होल स्क्वायर, ये क्या होता है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये फार्मूला होता है। तो ये दोनों अगर R को A माने और L को B, तो ये इसी रूप में लिखा हुआ है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं क्यों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है, और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब ये जो फार्मूला लिखा है R माइनस L का स्क्वायर, इसके लिए भी एक फार्मूला होता है कि A माइनस B का होल स्क्वायर, ये क्या होता है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस 2AB, और इस देखिए ये इस रूप में लिखा हुआ है तो इसको हम भी इस रूप में लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट लगा देते हैं अभी, तो क्या लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक। नीचे क्या हो जाएगा कि R माइनस L और इसको लिख देते हैं R प्लस L और यहाँ पे लगा देते हैं स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं क्यों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अब इस ये ब्रैकेट खोलेंगे तो इस माइनस की अंदर गुणा होगी, तो माइनस R स्क्वायर माइनस की प्लस में होगी तो माइनस L स्क्वायर प्लस माइनस की माइनस में होगी तो प्लस 2RL। अब देखिए ये जो नीचे लिखा हुआ है आपका, इसके लिए भी फार्मूला होता है कि A प्लस B और A माइनस B, तो इसको हम लिखते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखिए ये जो मान है हमारा वो इस रूप में लिखा हुआ है, यदि R और L की A से तुलना करें, यदि R और L की A के साथ तुलना करें तो वो इस रूप में लिखा हुआ है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं यानी कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और इसका, ठीक। अब देखिए ये R स्क्वायर प्लस का है और ये वाला R स्क्वायर माइनस का है, ठीक है, और ये L स्क्वायर माइनस का है तो ये प्लस का है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आगे इधर कर लेते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा।
अब क्या बचता है वहाँ से, क्यों वैसे ही रह जाएगा 1/4πε0। अब साथ में क्या बचेगा 2RL माइनस प्लस सॉरी हो जाएगा 2RL, और नीचे क्या बच रहा है R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मिला लेते हैं। 1/4πε0 साथ में जाएगा 2 जोड़े 2 RL R² L। अब देखिए इस वाले पद को यहाँ पे ले आते हैं, इस क्यू को उस साइड में भेज देते हैं। तो क्या भेज देंगे कि 1/4πε0 और इधर जाएगा साथ में क्यू, तो 2 × 2 × क्यू और L और R। आप देखिए कि L² माइनस R² का यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए कि ऐसा हमने क्यों किया कि गुणनखंड का क्रम विनिमय नियम कहता है कि उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें गुणे में थी और इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देखिए हमने अभी वैद्युत द्विध्रुव निकाला था, तो वैद्युत द्विध्रुव का मान क्या होता है 2QL। ठीक है, तो यदि इस 2QL के स्थान पे P रखें तो क्या निकलेगा वैद्युत क्षेत्र 1/4πε0 2 और उसके बाद लिख देंगे P स्मॉल p और बटे R, तो R² L² का होल स्क्वायर। तो देखिए एक सूत्र हमें ये प्राप्त होगा, यानी कि इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस P बिंदु पर प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश के कारण। तो जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण इतना क्षेत्र उत्पन्न होगा बिंदु P पर। अब यहाँ पर यदि हम एक और स्थिति ले लें, स्थिति क्या है कि ये दूरी तो अल्प ही होगी, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव है तो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के बीच की जो दूरी होगी वो कम तो होगी, ये बहुत ज़्यादा कम होगी। जितनी ज़्यादा कम होगी उतना अच्छा होगा वैद्युत द्विध्रुव के लिए। ठीक, लेकिन ये जो बिंदु है हो सकता है ये और ज़्यादा दूरी पर हो, ये जो बिंदु है ये हो सकता है और ज़्यादा दूरी पर हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो R है इसकी दूरी बहुत ज़्यादा हो सकती है L से। तो हम क्या लिखेंगे, यदि R काफ़ी बड़ा हो L से, L तो छोटा हो सकता है हो, तो जब आप देखिए यहाँ पे कि जब L का मान R की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो हम इस L को हटा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 1/4πε0 2PR, और साथ ही में ये हट जाएगा तो ये R यहाँ से L हट जाएगा तो R की घात 4 हो जाएगी, ये कट जाएगी तो बचेगा 3। तो 1/4πε0 2P साथ में R3। आप देखिए हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र के दो फार्मूले आ गए हैं। एक है E = 1/4πε0 2P/R³ और दूसरा है E = 1/4πε0 2PQ 2PR/R² माइनस L² का होल स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों जगह लगा सकते हैं। यदि आपके न्यूमेरिकल में दिया गया है कि जो ये क्यू आवेश से जो P बिंदु है वो काफ़ी दूर स्थित है, तब आप इस वाले फार्मूले का यूज करिए। अन्यथा ये सेम इसी तरह से कंडीशन है तो आप इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।